हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ RBSC हिंदी मीडियम। हमने अपनी 11वीं प्रश्नावली शुरू कर दी थी पिछली वीडियो में, जो कि थी समरूपता। तो समरूपता के बारे में हमने पढ़ लिया था सब कुछ और हमने 11.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम जो 11.2 से पहले इसमें जो प्रमेय हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये जो 11वीं है, और ये जो प्रमेय भी हैं, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रमेय आप लोगों को समझ में नहीं आई या ये जो क्या कहना चाहती हैं वो आप नहीं समझ पाते, तो इन एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो देखो, जब भी हमें सीधी प्रमेय सॉल्व करने के लिए आएगी तब तो हम, अब जो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे प्रमेय हल करनी है। और अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रमेय का क्या हो रहा है, लग रही है ना, या काम में आ रही है, तो वहां हम सीधा ऐसे लिख देंगे कि उस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, फिर हम उन्हें यूज में लेंगे, है ना। जब भी क्वेश्चनों में या प्रश्नों में हमें ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी, ठीक है, कि हमें कोई सी प्रमेय लागू हो रही है, तो वहां हम उस प्रमेय को लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि प्रमेय। तो इसमें जो सबसे पहली प्रमेय है 11.1, वो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। 11.1 ये प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं थेम्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? थेम्स प्रमेय। तो किसी से भी याद रख सकते हो, इसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। देखो, बेसिक यानी कि आधारभूत, प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपातिक, और थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो उसे इंग्लिश में नाम दिया गया है शॉर्ट BPT। तो इससे भी लोग बाग समझ जाते हैं। अगर आप इस BPT को भी याद रख लोगे ना तो भी काफी है ना, कि बाई BPT। ठीक है, तो BPT का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये एक प्रमेय है जो कि अब हमें क्या करनी है, सिद्ध करना है उसमें। और सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। इधर बनाए क्या? इधर बनाते हैं, देखो, ताकि हमें इजी थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहे। ये एक है त्रिभुज, ठीक है, उसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो उसने कहा है एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो देखो, ये एक A है, ये B है और ये C है। अब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो ये भुजा है BC, मैं इसके समांतर एक रेखा खींचता हूं यहां। ये क्या है? BC के समांतर है, और इसको नाम दे देते हैं हम DE। क्या दे देते हैं? D और E। तो ये हमें दिया गया है क्या, कि BC समांतर है किसके? DE के। दिया गया है। क्या किया गया है? दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी एक भुजा जो है वो क्या है, उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। किनको? दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। यानी कि ये इसके समांतर है और ये इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो, बराबर अनुपात में यानी कि इसका और इसका जो अनुपात है वो बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के। यानी कि AD बटे में DE
बराबर है किसके, AE बटे में EC के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये क्या है, इनका अनुपात बराबर है ना। ऐसा नहीं है कि ये भुजाएं बराबर हैं। जैसे देखो मैं बोलूं कि ये तो है 2 सेंटीमीटर की और ये है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं ये बोलता हूं ये है 4 सेंटीमीटर की और ये है 6 सेंटीमीटर की। तो देखो 2/3 बराबर है 4/6। ठीक है, तो देखो इसको 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2/3। तो इनका अनुपात बराबर आ गया। क्या आ गया, अनुपात बराबर है। इन दोनों का अनुपात भी 2/3 है, इनका भी 2/3 है। समझ रहे हो। तो भुजाएं बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है कि इन भुजाओं का क्या है, जो अनुपात है वो बराबर है। यानी कि AD और DE, यानी जो अनुपात इन दोनों का मिलके है वो ही इन दोनों का भी मिलके होगा। आई बात समझ में। तो देखो जितनी भी प्रमेय हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ती है। रचना यानी कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ता है। और वो रचना हर एक प्रमेय में, जिसमें हमें प्रमेय सिद्ध करनी है ना, उसमें वो रचना हमें याद भी रखनी है। ठीक है, कि किस प्रमेय में हमने क्या रचना की है, तभी हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये जो है BPT यानी कि थेल्स प्रमेय, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इसमें जो है, इसमें हम क्या रचना करेंगे कि देखो इसमें हमें रचना करनी है। तो मैं यहां लिखता हूं रचना, कि हम क्या करते हैं, B को E से और D को C से मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जो B है इसको E से और इस D को C से मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे किया है हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, BE व CD को मिलाते हैं। किसको, BE व DC को मिलाते हैं। एक तो हो गई ये रचना। उसके अलावा कि AD पर लंब डालते हैं क्या, A जो D है ना, इस पर लंब डाल दो और यहां ये ऐसे लंब डलेगा, ये डलेगा। तो लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। तो AD, ये AD है, इस पर क्या डल गया, लंब डल गया। ठीक है, तो AD पर जब हम लंब डालेंगे तो उसको हम नाम दे देते हैं क्या, तो इसे नाम दे देते हैं हम F। क्या नाम दे देते हैं, F। तो ये हो जाएगा AD लंब है, या EF क्या है, लंब है किस पर, AD पर। ठीक है, ऐसे ही सेम हम AE पर एक लंब डालते हैं, इसको नाम दे देते हैं G। क्या दे देते हैं, G। के DG लंब है किस पर, AE पर। ठीक है, ये हमने रचना की है। क्या की है, रचना की है कि EF जो है वो तो लंब है AD पर या AB पर, और वो है CE या CA पर। ठीक है, तो इसको कहीं कुछ भी कर दो। देखो ये जो लाइन है EF, ये AD पर लंब है, तो इसका मतलब किस पर भी लंब है, AB पर भी लंब है, क्योंकि ये एक ही लाइन तो है। तो चाहो तो यहां हम AD की जगह AB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB। और ऐसे ही यहां हम AE की जगह AC भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो ये है, एक त्रिभुज था। क्या था, एक त्रिभुज, इसमें एक ये समांतर लाइन हमें दी हुई थी। अब हमने रचना क्या की है कि जैसे ये A B C D और E है, तो B को तो E से मिला दिया और D को
सी से मिला दिया, एक रचना। अब हमने क्या किया कि ये जो ए बी है यहां पर ई से लंब डाला, ये लंब डल गया यानी कि 90 डिग्री, और इसको नाम दे दिया क्या, एफ दे दिया। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो ई पॉइंट है इससे ए सी पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और इसे भी क्या नाम दे दिया गया है, जी दे दिया गया है। ठीक है, तो ये रचना आपको याद ही करनी होंगी। ठीक है ना, तो देखो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, जिसमें ये जो एफ ई है ना, एफ ई क्या है भाई, अब ये 90 डिग्री का कौन है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, ऊंचाई बन गई त्रिभुजों की। देखो कौन कौन से त्रिभुज की ये ऊंचाई है। अगर हम बात करें कौन कौन से त्रिभुज की, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी और ई की, तो देखो ए डी ई, मैं इसे अलग से बनाता हूं त्रिभुज ए डी ई। देखो ये है ए डी और ई, और ये क्या है, इस पर लंब है, इस त्रिभुज पर ये। तो देखो अगर इसको ऐसे घुमा दोगे तो ई ऊपर आ जाएगा और ये ऐसा बनेगा कुछ कि ई ए डी, और ये पॉइंट है कौन सा, एफ एफ। तो ये क्या है, लंब है भाई, ये बस मैंने ऐसे घुमा दिया इसको ऐसे पकड़ के, तो देखो ये लंब है, ये लंब है। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, आधार गुना लंबाई, यानी कि 1/2 आधार एडी गुना में ऊंचाई, मतलब आधार गुना ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है, ई एफ। ठीक है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, मैं यहां क्या लिखता हूं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार यानी कि ए डी गुना में लंबाई यानी कि ई एफ। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए डी ई का। तो ए डी ई का ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम दे लेते हैं दूसरा त्रिभुज। ठीक है, अब देखो दूसरा त्रिभुज भी हम ऐसा लेंगे जिसमें ये क्या आ रहा हो, लंब, और वो किस में आएगा, देखो ए ई और बी में। कौन सा त्रिभुज लेते हैं हम, ए ई और बी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कौन है और ये इसके सामने वाली भुजा पर लंब डला हुआ है। तो दूसरा त्रिभुज होगा ए ई बी। कौन सा होगा, ए ई बी। ए डी ई हो गया, या फिर हम कौन सा ले सकते हैं, डी ई बी, ये भी ले सकते हैं। कौन सा, देखो डी ई और बी। इसके लिए भी तो ये क्या होगा, एक लंब ही होगा। यहां से देखो ये एक लंब है, ये याद रखना है कि जो हमेशा 90 डिग्री यानी कि जो लंब होता है वो त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है। क्या होती है, उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो जो ई एफ है वो इस त्रिभुज के लिए भी क्या होगा, लंबी होगा। देखो चाहो ना तो यहां इसके ऊपर हम एक लाइन और लिख सकते थे। वो लाइन क्या होती कि ई कौन सा, एफ ई लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते थे कि ई एफ लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी ई की ऊंचाई जो है ना वो क्या होगी, एफ ई होगी। क्या होगी, एफ ई। अब देखो इस ये पूरी लाइन के लिए लंब है वो, इस पूरी लाइन के लिए। तो अगर हम अब त्रिभुज ये वाला भी लेंगे ना, कौन सा, ये वाला डी ई बी। ठीक है, तो इसमें कोई लंब तो है नहीं, है क्या, नहीं है। लेकिन इसके लिए भी हम लंब कौन सा लेंगे, ये लेंगे, बाहर वाला बिंदु। याद है, देखो ऐसा होता है जैसे कोई एक त्रिभुज है ऐसा। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और हम कैसा कर लें, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है, इसको हम और ऐसे आगे बढ़ा देते हैं,
और यहां इस पॉइंट से और इस पर एक लंब डला हुआ है, ये लंब डला हुआ। तो ये जैसे देखो, अब अपने पास कोई भी नाम दे दो, ए बी सी और डी। अगर हम त्रिभुज ये वाला भी लेंगे ना, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार तो है ए बी, गुना इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो ये वाली होगी बी सी, क्योंकि ये क्या है, ये सॉरी सी डी, क्योंकि ये क्या है, लंब है। ऐसे ही सेम सिचुएशन है यहां, ये वाली देखो, त्रिभुज है ऐसे बना हुआ है, डी ई और बी, ठीक है। और इस लाइन को और ऐसे आगे बढ़ा दो, और इस लाइन से ये लंब डला हुआ है एक, कौन सा, एफ और ई। तो इस त्रिभुज में भी 1/2 आधार तो है कौन सा, डी ई, सॉरी डी बी, और ऊंचाई क्या होगी, एफ और ई, क्योंकि ये लंब है ना कि ये लंब है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा है त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, 1/2 गुना आधार तो है डी बी, क्या है, डी बी, गुना और लंब क्या आ जाएगा, वो ई, क्या, ई और एफ, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। आई बात समझ में? फिर से देखो एक बार, एक त्रिभुज तो लिया था हमने ए डी ई, जिसमें डी ई लंब था, तो 1/2 आधार क्या था इसमें, ए डी था, ठीक है। देखो हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी ई, तो आधार तो इसमें ए डी और इसमें क्या लेना है, डी बी, ठीक है। मतलब ए डी यहां आएगा ए डी बटे डी बी, ये डी ई लिख गया है ना, क्या आएगा, डी बी, और ए ई बटे में ई सी। तो देखो आधार तो हमें यही लेना है, ए डी और डी बी, क्योंकि हमें ए डी बटे डी बी सिद्ध करना है ना, तो ए डी बटे में डी बी, और जो ऊंचाई है वो दोनों की समान होगी, इसमें भी ये ही ऊंचाई आएगी और इसमें भी ये ही ऊंचाई आएगी, क्योंकि ये लंब है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि 2 त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, ए एक बार तो लेना ए डी ई, और फिर लेना है डी ई बी, ताकि ये दोनों में दोनों तरफ क्या आ जाएं, आधार आ जाएं। और लंब हमें क्या लेना है, ये वाला लेना है, कौन सा, एफ ई। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों के बारे में, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दिया, अब दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं क्षेत्रफलों का। तो एडीई का क्षेत्रफल बटे में दूसरा कौन सा था, ए ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल था 1/2 ए डी गुना में ई एफ बटे इसका था 1/2 डी बी गुना में ई एफ। आई बात समझ में? इसका क्षेत्रफल भाई अनुपात निकाल रहे हैं ना, ये बटे में ये रखना है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 क्षेत्रफल निकाले थे हमने, एक तो क्षेत्रफल ए डी का तो ये रहा, और डी ई बी का ये रहा, 1/2 ए डी बटे में ई एफ, 1/2 डी बी बटे में ई एफ। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, तो ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल कितना आ चुका है, ए डी बटे में डी बी, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही जैसे हमने इधर किया था ऐसे ही सेम इधर करेंगे कि ये जो है डी जी,
ये क्या है, DG। तो अब लेंगे हम कौन सा, ये वाला त्रिभुज AED, और DG क्या है, लंब है, किस पर, AC पर। तो चाहो तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्या है ये, अब हम लेंगे DG। DG लंब है किस पर, AC पर, किस पर, AC पर। तो जो DG है, या GD DG जो भी लिखना चाहो, DG क्या होगी, ऊंचाई होगी, कौन कौन से की, एक तो त्रिभुज AED की, और दूसरी होगी त्रिभुज, अब हम दूसरा त्रिभुज ये लेंगे, ठीक है ना, DEC। इन दोनों के लिए होगा। देखो पहले हमने ये बटे में ये लिया था तो ये इनका लंब था, अब ये बटे में ये लेंगे तो लंब क्या आ जाएगा, DG आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज इधर वाले में ना, वही ADE है, ADE का क्षेत्रफल 1/2, आधार अब है AE, क्या है अब आधार, AE, और लंब क्या है, लंब है DG। इन दोनों इस त्रिभुज का, अब ये लंब है यहां से यहां तक, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गुना में DG। सेम ऐसे ही अब लेंगे कौन सा त्रिभुज, ये वाला EDC, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल 1/2 गुना EC बटे में वही DG आ जाएगा, EC गुना में DG। ठीक है, जैसे यहां किया था ना, सेम टू सेम इधर किया है। पहले हमने त्रिभुज लिया था एक ये, और फिर लिया था एक त्रिभुज ये। अब पहली बार में तो ये त्रिभुज सेम है, ठीक है, तो ये भी लंब था तो ये भी लंब है। तो हम अब किसकी जगह, FE की जगह क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे, क्योंकि ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और जो पहले हमने लिया था ना DEB, अब लेंगे हम DE और C, तो वही सेम इनका भी लंब ऊंचाई क्या होगी, यही होगी DG, और ये लिख दिया। अब वही जैसे यहां हमने दोनों का अनुपात निकाला था, ऐसे ही हम यहां से अनुपात निकाल लेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, कितना आ जाएगा, AE बटे में EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। महत्वपूर्ण जो काम था ना वो तो हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया है कि AD बटे में DB बटे में DB और AE बटे में EC, AE बटे में EC आ गया। अब हम इन दोनों को बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो बराबर करने के लिए हमें फिर से यहीं आना होगा वापस। देखो मैं ये जो नीचे वाला चित्र है ना, केवल ये बना रहा हूं, ये जो नीचे वाला चित्र है ना, DE और BC, ठीक है, एक लाइन है ऐसी और एक लाइन है ऐसी। तो हमने दो त्रिभुज लिए थे, एक तो त्रिभुज लिया था DEB और एक हमने त्रिभुज लिया था DEC, ठीक है। ये वाले दो त्रिभुज लिए थे, देखो ऊपर यहां तो हमने लिया था कौन सा, DEB, ठीक है, और फिर इस दूसरे वाले हमने कौन सा लिया था, दूसरे वाले में हमने लिया था DEC या EDC, कुछ भी मान लो, है ना, एक ही बात है। तो देखो ये जो दोनों त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक ही बेस में बने हुए हैं। उनका बेस क्या है, DE बेस है, क्या है, DE बेस।
और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं। भाई ईडी समांतर रेखा है किसके? बीसी के। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, है ना, कि एक ही आधार से दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए कोणों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वो ही चीज हमें यहां पर लिखनी है। क्या करनी है? लिखनी है। तो देखो जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं कि एक ही आधार आधार कौन सा है? DE। एक ही आधार DE वह समांतर रेखा समांतर रेखा कौन कौन सी है? DE समांतर रेखा BC के मध्य बने त्रिभुज कौन कौन से? DEC व त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल समान है। कैसा है? समान है। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण बराबर होते हैं, और नीचे लिख देना है हमें त्रिभुज DEC बराबर है त्रिभुज DEB के। ठीक है। त्रिभुज DEC बराबर है किसके? त्रिभुज DEB के। आगे बात समझ में? तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है? ADE यहां है और यहां भी क्या है? ADE। ये तो दोनों बराबर हैं, ADE और ADE, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। चेंज यहां किस में है? DEB और DEC। तो समीकरण 3 से हमने ये सिद्ध कर दिया कि EDC और DEB क्या हैं? दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज DEB बराबर है किसके? ADE और त्रिभुज DEC के। देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, ADE तो त्रिभुज भी एक जैसा है, तो उनका क्षेत्रफल तो समान है ही। अंतर कहां था इन दोनों में? DEB और DEC में था। एक में यहां तो था DEB, यहां था EDC या DEC। ठीक है। तो वो हमने यहां ये सिद्ध कर दिया कि इन दोनों का क्षेत्रफल भी कैसा है? बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये इनका आधार सेम है और दो समांतर रेखाओं के मध्य ये कौन? त्रिभुज बने हुए हैं। तो देखो ये जब दोनों बराबर हैं तो देखो इनकी ये भुजा थी ना AD बटे में DB बराबर होगा किसके? AE बटे में EC। और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम। ठीक है। तो ये थी अपनी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी BPT। तो देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहां हमें एक त्रिभुज दिया गया है और एक उसके क्या दी गई है? लाइन समांतर दी गई है। क्या दी गई है? समांतर। तो जब भी समांतर दिया होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि AD बटे DB और AE बटे EC ये दोनों कैसे होंगे? समान अनुपात में होंगे, क्योंकि हम वो सिद्ध कर चुके हैं कि वो समान अनुपात में है। तो हम सीधा लिख देंगे कि ये समान अनुपात में है बाय थ्योरम BPT। ठीक है। और अगर हमसे ऐसा सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज में एक रेखा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तब हमें इस थ्योरम को सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करने के लिए देखो सबसे पहले हमने रचना की कि बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, एक रचना। दूसरी रचना थी कि एक तो ई डी लंब खींचा ए सी पर और ई एफ लंब खींचा ए बी पर, ठीक है ना, दोनों पे लंब खींच दिए। अब दो दो त्रिभुज लेते हैं, एक बार तो ये बेस और ये बेस होना चाहिए, तो एक बार तो त्रिभुज लेंगे ए डी ई, तो ए डी बटे में एफ ई ऊंचाई है याद रखना, तो 1/2 ए डी बटे में एफ ई या ई एफ, ठीक है। फिर दूसरा लेंगे ये वाला डी ई और बी, तो इसमें भी एफ ई क्या है, ऊंचाई है और आधार है डी बी, तो वही डी बी बटे में ई एफ। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो 1/2 से 1/2 ई एफ से ई एफ कट जाएगा, ए डी बटे में डी बी आ जाएगा। अब जैसा हमने इधर किया था सेम टू सेम इधर करेंगे, एक बार ए डी को आधार लेंगे और एक बार किसको, ई सी को आधार लेंगे, और दोनों की ऊंचाई क्या होगी, ये ई डी, ये डी जी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो देखो 1/2 से 1/2 डी जी से डी जी कट गया, ए ई बटे में ई सी आ गया। अब देखो हमें इसको और इसको बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि यहां हमें ये बराबर करने ना, तो देखो ए डी ई और ए डी ई ये तो दोनों बराबर हैं, तो इनको तो हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर किसको करना है, हमें डी ई बी और ई डी सी को, वो हमने यहां बराबर कर दिए कि त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज डी ई बी बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि एक ही आधार डी ई व समांतर रेखा डी सी समांतर है किसके, बी सी के, सॉरी डी ई है, ये क्या है, डी ई समांतर है बी सी के मध्य बने त्रिभुज डी ई सी व त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल समान है, तो त्रिभुज डी ई सी बराबर है किसके, डी ई बी के। तो ये दोनों तो बराबर हमने सिद्ध कर दिए और ये दोनों बराबर थे ही, ठीक है ना, ए डी ई बराबर तो ए डी ई है, ये दो हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम महत्वपूर्ण है, इसकी आपको अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है, अगली वीडियो में इसकी एक अपोजिट है ना, कैसी है, विपरीत थ्योरम है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत हो तो भी बताना ना, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, ठीक। थैंक यू।